हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत डिफेंस मैथमेटिक्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो सबमरीन है वो कम्युनिकेशन कैसे करती है। तो पहले के टाइम क्या होता था, अगर किसी सबमरीन को ग्राउंड बेस्ड फैसिलिटी से कम्युनिकेशन करना है या फिर किसी दूसरे शिप से कम्युनिकेशन करना है तो उसे ऊपर आना पड़ता था, अपना पेरिस्कोप ऊपर करना पड़ता था, साथ में जो कम्युनिकेशन है एंटीना है उसको ऊपर करना पड़ता था। और ये हाई फ्रिक्वेंसी, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, रेडियो बैंड बेस्ड कम्युनिकेशन हो पाता था। तो अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, हाई फ्रिक्वेंसी यूज होती थी। अगर विजुअल रेंज में है तो वेरी हाई फ्रिक्वेंसी और अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी यूज होती थी। तो सबमरीन का जो ताकत है वो स्टेल्थ में है, पानी के अंदर रहती है, जल्दी नज़र नहीं आती। ये उन्हें सबसे बड़ी ताकत है। कम्युनिकेट करने के लिए अगर उन्हें ऊपर आना पड़ेगा तो इसका मतलब ये है कि अपने आप को रिवील कर रही है। और एक बार जब सबमरीन ने अपने आप को रिवील कर दिया तो एनिमी के लिए गोल्डन चांस होता है। एनिमी द्वारा सबमरीन को डिस्ट्रॉय करे या ना करे पर उस पर ट्रैक मेंटेन कर सकता है। तो ये जो तरीका है वो थोड़ा जोखिम भरा था। हमें एक ऐसे तरीके की तलाश थी जिसमें सबमरीन को पानी के ऊपर ना आना पड़े और उसके साथ कम्युनिकेशन भी हो जाए। तो कम्युनिकेट करने के लिए ऐसी फ्रिक्वेंसी चाहिए थी जो कि पानी को पेनिट्रेट कर सिग्नल को पहुंचा सके। तो वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होती है पेनिट्रेशन भी उतना ज़्यादा होता है और फ्रिक्वेंसी उतनी कम होती है। तो जो वेवलेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रिक्वेंसी के। तो जितना कम फ्रिक्वेंसी होगी उतना ज़्यादा वेवलेंथ होगी, वो आराम से पेनिट्रेट कर पाएगी। तो उसके लिए हम आगे बढ़ें VLF यानी वेरी लो फ्रिक्वेंसी। इसके लिए जो एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज भी है। ये ट्रेवल करती है अर्थ और आयोनोस्फीयर के बीच में और आयोनोस्फीयर के साथ रिएक्ट करती है, इसलिए इसको यूज किया जाता है जियोग्राफिकल डेटा को निकालने के लिए। तो आयोनोस्फीयर का वो आयोनाइज्ड पार्ट है अपर एटमॉस्फेयर में, जो कि 48 किलोमीटर से लेकर 1960 किलोमीटर तक है। तो जो VLF फ्रिक्वेंसी है इसे क्रॉस नहीं कर पाती। और यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दें कि जो सेटेलाइट से कम्युनिकेशन होता है वो सुपर हाई फ्रिक्वेंसी में होती है, यानी कि यहाँ पर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, वेवलेंथ काफ़ी कम होती है। और ये एक्स बैंड का पार्ट है। तो आपने सुना ही होगा कि जो एयरक्राफ्ट रडार लगे होते हैं वो एक्स बैंड फ्रिक्वेंसी पे बेस्ड होते हैं। वो इसलिए ताकि किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा कर रिफ्लेक्ट बैक हो सके। क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो ये किसी ऑब्जेक्ट को पेनिट्रेट कर पाएगा। तो इसीलिए एक्स बैंड रडार को यूज किया जाता है सिंथेटिक एपर्चर रडार निकालने के लिए। तो अब हम वापस आते हैं VLF बैंड पे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि VLF वेरी लो फ्रिक्वेंसी है, तो आयनोस्फीयर और अर्थ के बीच में ट्रेवल करती है। तो यहाँ पे जो वेवलेंथ का पोलराइजेशन है वो वर्टिकल पोलराइजेशन है। और वर्टिकल पोलराइजेशन ये चीज़ आपको देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल लेंथ जितनी कम होगी वेवलेंथ उतना ज़्यादा होता है। तो इलेक्ट्रिकल लेंथ है वो वर्टिकल एंटीना रेडिएटर की जो कम रखने के लिए कोशिश करती हैं, पर इसके वजह से जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। साथ में जो ग्राउंड लॉसेस है उसको कम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉपर जो है वो एंटीना के नीचे ग्राउंड में डिप लगाया जाता है। तो यहाँ पे एंटीना हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, कम से कम 300 फीट एंटीना चाहिए। और उसके बाद जो एफिशिएंसी है अगर आपको 50% भी मिल रही है तो बहुत बड़ी बात है। तो ये जो VLF बैंड है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो ये वेव लेंथ जो है वो ट्रेवल करती है आयोनोस्फीयर और अर्थ के बीच में। इस एटमॉस्फेरिक नॉइज़ की जो ऐड है वो हो जाती है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है जो एटमॉस्फेरिक नॉइज़ है उसका लेवल भी बढ़ता जाता है। तो इसके लिए जो मैक्सिमम रेंज जहाँ तक सिग्नल को कैच करके डेटा को सेंड किया जा सके वो उतनी होगी जब VLF स्ट्रेंथ जो है वो कम से कम 10 डेसिबल ज़्यादा एटमॉस्फेरिक नॉइज़ से हो। उसके बाद जब पानी के अंदर 8 से 10 मीटर तक कम्युनिकेट कर पाती हैं, तो अगर कम्युनिकेशन करने के लिए सबमरीन को 10 मीटर तक पानी के ऊपर आना पड़ रहा है तो आजकल के सिस्टम इतने ज़्यादा सफिशिएंट हैं कि वो सबमरीन को पहचान कर सकते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो निकाला गया सबमरीन से एक वायर को थ्रू बॉय केबल्स निकाल के बाहर आता है जो कि पानी के लेवल से 10 मीटर नीचे रहता है और सिग्नल को रिसीव करता है। तो VLF फ्रिक्वेंसी के साथ जो कम्युनिकेशन है वो ग्राउंड बेस्ड फैसिलिटी से हो सकता है, पर इसका भी रेंज है। जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो एटमॉस्फेरिक नॉइज़ 10 डेसिबल मेंटेन नहीं करती है तो VLF फ्रिक्वेंसी जो है स्ट्रेंथ है वो फेल्ड हो जाएगी
और कम्युनिकेशन करना इम्पॉसिबल दिखेगा। तो लॉन्ग डिस्टेंस में जो कम्युनिकेशन के लिए तरीका निकाला गया वो ये निकाला गया कि अगर एयरक्राफ्ट में जो VLF एंटीना है उसको माउंट करके सबमरीन से कनेक्शन स्थापित किया जाए तो नॉर्मली ये सोनार बेस्ड फैसिलिटी होती है। वहाँ से कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए आपको 1 मेगावाट की पावर स्थापित करना पड़ेगा। यहाँ पर रेडिएशन पावर की बात कर रहे हैं, वो भी ऐसा इसलिए काफ़ी लंबे डिस्टेंस तक आपको रेडिएशन है वो फैलानी है। लेकिन अगर आप एयरक्राफ्ट से ये चीज़ें करते हैं तो यहाँ पे जो रेडिएशन पावर की रिक्वायरमेंट है वो खाली 200 kW की है, क्योंकि आप सबमरीन से काफ़ी पास से सिग्नल भेज रहे हैं। इसमें क्या होता है कि एक वायर होता है वो एयरक्राफ्ट से पीछे लटकता रहता है, तो ये जो वायर है उसकी इलेक्ट्रिकल लेंथ है वो डिपेंड करेगी कि क्या आपकी वेवलेंथ चाहिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ की, यानी कि इलेक्ट्रिकल लेंथ ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी। तो यहाँ पर रेडिएशन एफिशिएंसी है वो ग्राउंड बेस्ड सिस्टम से थोड़ी बेटर होती है।